हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो 12th क्लास का नवा लेक्चर लेकर हम आ गए हैं, जो कि है डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। आज का ये टॉपिक रहेगा आपका। और हम होप करते हैं कि आपने पिछली वीडियो देख ली होंगी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आप नहीं देखा होगा तो आप लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 बाया से देख लीजिए, तब यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का जिक्र होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाइपोल से। डाइपोल क्या होता है? नाम में ही छुपा है उसके। इसके अंदर डाइ मतलब होते हैं दो, ठीक है, पोल में होते हैं छोर, है ना। यहाँ पर छोर क्या है? छोर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चार्ज लेंगे। पोल बेसिकली हम कह सकते हैं दो छोर होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यहाँ पर हम उनकी जगह करेंगे दो चार्ज लेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। हम कह सकते हैं इट इज ए सिस्टम of two charges, two equal and opposite charges which are separated by a स्मॉल डिस्टेंस। तो यह इसकी डाइपोल की डेफिनेशन हो गई है। वो क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यानी इसके अंदर दो चार्ज रहेंगे और दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मान लो ये चार्ज आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है। दोनों की वैल्यू कितनी है? क्यू है, यानी दोनों कैसे हैं? इक्वल है, लेकिन दोनों का साइन नेचर अपोजिट है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, और ये एक छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यानी कि छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये डिस्टेंस होती है, ये बहुत छोटी होती है, 10 की पावर -12 -10 ऐसे रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये दो एटम्स के बीच की या दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है, जो कि बहुत छोटी है। तो इससे आइडिया लग गया होगा आपको कि डाइपोल बहुत छोटे होते हैं। ये दो एटम के बराबर दिख रहे हैं आपको। ये दो एटम छोटी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, हम इसको डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस डाइपोल के अंदर हमें कुछ चीजें और जाननी है। डाइपोल हो गया, इसे बोल देंगे डाइपोल। इस डाइपोल के अंदर क्या क्या है? देखा हमने कि एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, दूसरा नेगेटिव क्यू। ये जो डिस्टेंस है, इसको आप चाहो तो डी से डिनोट कर सकते हो, लेकिन हमारी किताबों में इस डी को डी ना लिखकर क्या क्या है? 2a या फिर 2l लिखा है किसी किताबों में। अलग अलग किताबों में किसी में 2a लिखा होगा, किसी में 2l लिखा होगा, है ना। इसको डिस्टेंस को 2a के टर्म्स में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम इस डाइपोल से अगर कोई डिस्टेंस नापते हैं, मान लो ये पॉइंट है P, इसके डिस्टेंस डाइपोल से नापेंगे तो वो डिस्टेंस हम इसके सेंटर से नापते हैं। ठीक है, सेंटर से। मतलब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि हमेशा डिस्टेंस जो डाइपोल से नापी जाती है वो डाइपोल के सेंटर से नापी जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ए डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अब देखो, सब डिस्टेंस हमें
सेंटर नापनी है तो आपको न्यूमेरिकल्स में हमें d/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस तो d है। इसको यहां से नापने के लिए हमें इसको आधा करना पड़ेगा, तो d/2 लेना पड़ेगा। अब हम जानते हैं d/2 यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करने में बच्चों को तकलीफ होती है, तो इसकी कैलकुलेशन हार्ड होती है, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम इसको 2a ले लेते हैं। इतनी डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a। अब क्या होगा, हमको इस डिस्टेंस a को ले लेंगे और यहां इस a को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो a को लेना से हमारा फ्रैक्शन लेने की जो तकलीफ थी वो दूर हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को 2a के टर्म्स में ले लेते हैं, ताकि यहाँ a जो जुड़ जाएगा, ये डिस्टेंस x है तो ये x जोड़ लेंगे, यहाँ क्या जाएगा a प्लस x हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितनी है, a प्लस x, और ये वाली x है तो बीच वाली डिस्टेंस ये वाली। ठीक है, हाँ अब मुझको आगे और समझाएंगे आपको डिटेल में। अब ये समझ लीजिए केवल कि हम इस डिस्टेंस बीच में जो डिस्टेंस रखी है उसको d से डिनोट ना करने के बजाय 2a से डिनोट करते हैं, ताकि हमारे डायरेक्शंस में हमको आसानी रहे। ठीक है, अच्छा अब एक बात और सुनो कि डायपोल से ज्यादा एक और टर्म ज्यादा फेमस है, जो कि है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट बहुत फेमस है। डायपोल आप समझ गए, डायपोल एक कॉम्बिनेशन है टू चार्जेस का। सब कह सकते हैं इट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। ये मॉलिक्यूल है जो दो अपोजिट चार्ज वाले एटम से मिलकर बना है। ये सिंपल सी बात होगी, लेकिन आपको जो काम करना है वो काम आपको डायपोल मूवमेंट पर करना है। सारी स्टडी आपकी डायपोल मूवमेंट के ऊपर रहने वाली है ना। सबसे पहले जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है। डायपोल मूवमेंट क्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू डिस्टेंस बिटवीन देम। हम समझते हैं ये प्रोडक्ट है किस किस का, ये प्रोडक्ट है किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड का, मतलब कोई भी q यानी कि q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी होती है, d कह दीजिए। d को ऐसा आप कह सकते हैं q इंटू 2a। ये होता है आपका डायपोल मूवमेंट। q यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, चाहे आप प्लस q का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चाहे आप माइनस q का ले लीजिए। मान लो ये 5 प्लस 5 माइक्रोकूलम है, ये माइनस 5 माइक्रोकूलम है। कोई सब ले लीजिए, आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है यानी कि 5 माइक्रोकूलम लेना है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, d है, और d की वैल्यू हमने 2a बताई है। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं स्मॉल p इक्वल टू q इंटू d। ये हो गया आपका डायपोल मूवमेंट। ठीक है, आप इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 2qa। ठीक है, p इक्वल हो गया 2qa। ये हो गया डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल मूवमेंट एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो बताती है कि इसके अंदर कितना डायपोल बनने वाला है। ठीक है, तो अब हम डायपोल मूवमेंट के बारे में और ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, हमारा नेक्स्ट हम अब पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग
डायपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डायपोल मोमेंट। पहला पॉइंट हमने देख लिया कि हमने देख लिया कि P इक्वल टू क्या होता है, 2QA होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह की क्वांटिटी है, पहला पॉइंट से हो जाएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी में एक स्पेशलिटी होती है कि उनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन या डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तरफ होती है। डायपोल मूवमेंट या डायपोल की डायरेक्शन में अगर डायपोल कहूं या डायपोल मूवमेंट कहूं, आप दोनों को सेम मान के चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल के टर्म्स में आप डायपोल मोमेंट को यूज करते हैं, और बोल तक मैं कई बार डायपोल बोल दूंगा, आप समझ लेना सर डायपोल मोमेंट की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि असली स्टडी जो यहाँ पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो डायपोल मोमेंट ही है। चाहे मैं डायपोल का वर्ड यूज करूं, चाहे डायपोल मोमेंट वर्ड यूज करूं, आप समझ लो दोनों बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। आप देखो डायपोल डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। मैं कहता हूं इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां आएगी, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज रहेगी, या हम कह सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं और कह सकते हैं डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि हम अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएंगे तो वही उसकी डायपोल डायरेक्शन रहने वाली है। तीसरी बात, फॉर्मूले से देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। हमने देखा कि यहां पर चार्ज है और डिस्टेंस है, तो इट्स यूनिट इज, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, आपकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, कूलम मीटर इसकी डिस्टेंस होगी, यूनिट हो गई। इसको हम शॉर्ट में सीएम भी बोल सकते हैं। ट्रिक लिखवाऊंगा सीएम से रिलेटेड, जाओ भाई। अब देखो यूनिट आई है तो डायमेंशन फॉर्मूला में आ सकता है ना, तो बनाओ डायमेंशन फॉर्मूला। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं C यानी चार्ज की डायमेंशन होती है 80, और डिस्टेंस यानी मीटर की होती है लेंथ। ये होगी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक मीट्रिक लिखवा देता हूं आपको यूनिट और डायरेक्शन याद रखने के लिए। अब देखो पहली है कि डायरेक्शन किधर से किधर है। आप जब टाइम बीतते जाएगा तो आप भूल जाते हो कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन थी। एक ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगी, कैसे कि हमेशा डायरेक्शन अपनी या फिर डायपोल होते हैं जो दो तरह की सोच रखते हैं, यानी दोनों तरफ की बैलेंस सोच रखने वाले को कहते हैं डायपोल। मान लेते हैं तो ट्रिक है कि दोनों तरफ सोचने वालों को, नेगेटिव के बारे में भी और पॉजिटिव के बारे में, दोनों के बारे में सोचने वाले इंसान की डायरेक्शन कैसे रहती है, नेगेटिव चीजों से छोड़कर पॉजिटिव तरफ जाने की, ठीक है। ट्रिक क्या हो जाएगी कि भाई डायपोल मतलब
दोनों तरफ की बातों को सोचने वाले की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से छोड़कर पॉजिटिव तरफ होती है। ये देखो, ठीक है, डायपोल यानी कि दोनों की तरफ सोचने वाले। और अब आती है यूनिट। यूनिट क्या है? हमारे जो सीएम है, हमारे सीएम होते हैं, वो हर तरफ के बारे में बैलेंस सोच रखते हैं, चाहे उनके राज्य में कोई नेगेटिव इंसान हो या पॉजिटिव इंसान हो। डायपोल दोनों तरह के इंसान हो, डायपोल है दो तरह के, दोनों तरह के इंसान हो, उनकी सोच हमेशा दोनों के बराबर बारे में सेम रहती है। डायपोल्स के बारे में सीएम की सोच, हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी सोच बराबर रहनी चाहिए, ठीक है, वो सीएम होते हैं। अब आती है डायमेंशन फॉर्मूला। इसको कर लेना कि ATM से, ए तो किसकी यूनिट है? चार्ज की, और M फॉर मीटर, तो यहां से हो जाएगी इसकी ATM, ठीक है। ATM भी दोनों काम कर सकता है, मनी को हमें दे भी सकता है, हम उसमें मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं, दोनों यानी कि डायपोल। तो ATM भी डायपोल की तरह काम करता है, मनी का ट्रांजेक्शन करता है, हमारे लिए मनी हम चाहें तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे उसके थ्रू डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ATM भी डायपोल हो गया, ठीक है। डायपोल्स आपने इन तीनों की ट्रिक के थ्रू आपने इन तीनों को याद भी कर लिया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं इसको बता रहा हूं, फिर लिखता हूं, अब तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डायपोल के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो और जान लेते हैं। देखो, डायपोल में हम देखा एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, या फिर क्या है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां देखो नेट चार्ज कितना है। अगर इस सिस्टम की बात करूं, इस सिस्टम पर नेट चार्ज क्या है? आप कहोगे बोथ चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी कि नेट चार्ज इन डायपोल इज जीरो। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है एक डायपोल की। पूरे सिस्टम को देखा जाए तो उसके अंदर चार्ज की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ये डायपोल की सबसे अहम खूबी है कि उसके अंदर सिस्टम का चार्ज जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द नेट चार्ज इन ए डायपोल इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड in a dipole is not zero, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम डायपोल को आगे और पढ़ने वाले हैं कि एक पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे। कौशलों के बाद जब हम कैपेसिटेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर हम कैपेसिटर के अंदर आपको पोलराइजेशन पढ़ाएंगे डाइलेक्ट्रिक्स का, कि डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इंसुलेटर्स। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, या हम कहें इंसुलेटर मटेरियल इज a formation of dipoles। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। तो हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, ठीक है, आप चाहे छोड़ सकते हो। पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत आपके लिए। यहां पर कहा है कि अगले चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं
पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उनके अंदर डाइपोल्स बन जाएंगे इस तरह से। इन डाइपोल्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ऐसे। तो पोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हम डाइपोल्स क्रिएट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर आप मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उनके अंदर डाइपोल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा जब आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड कैपेसिटेंस वगैरह जब आएंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी कितना काफी है। अभी हम देखा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम निकालने वाले हैं अलग अलग पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये दो डेरिवेशन है। ये दोनों डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये हर बार पूछते हैं, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप स्कूल में कोई और मिड टर्म हो आपका, इन सभी में सबसे फेवरेट डायरेक्शन जो होते हैं इसके डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना एट एक्सियल पॉइंट या एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। विजिबल है आपको यहां पर? अच्छा, तो पहली बात तो क्या है कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है। तो डाइपोल की एक एक्सिस होती है। एक्सिस ऑफ ए डाइपोल क्या होती है, देख रहा हूं आपको कि सर एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या है। तो अगर मैं एक लाइन दोनों चार्ज के थ्रू पास करूं तो वो लाइन आपकी डाइपोल की एक्सिस कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं इट ए लाइन passes through both charges। दोनों चार्जेस से जो लाइन पास हो रही है वह एक्सिस कहलाएगी। देखो यहां पर मान लेते हैं, यहां पर इस तरह से ये आपका नेगेटिव चार्ज कह दीजिए, नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों से एक लाइन मैं पास कर रहा हूं इसे, ये वाली, ये लाइन दो पास हो रही है तो हम कहेंगे ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा यहां पर, ये कहलाएगा एक्सियल पॉइंट पी। और इस एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस अगर मैं कहूं इस चार्ज से, मान लेते हो आपकी एक्स है, ठीक है। हम करने वाले हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए क्या चाहिए, मैंने कह दिया, क्वेश्चन जब भी आपको गिवन आएगा, जब भी आपका कहता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट P विच इज 5 माइक्रोन या फिर 5 मिलीमीटर फ्रॉम डाइपोल, ऐसा आपको ले जाती है कि एक पॉइंट है जो 5 मिलीमीटर दूर है डाइपोल से। तो ये नहीं कहा कि डाइपोल के पॉजिटिव से दूर है या डाइपोल के नेगेटिव से दूर है। सीधा क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट है तो डाइपोल से 5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर दूर रखा हुआ है। उसने आपको डिफाइन नहीं किया कहाँ कितनी किससे दूर है वो 5 मिलीमीटर डिस्टेंस है, वो किसके बीच का डिस्टेंस है। हमको अपने आप से एनालाइज करना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस
सेंटर से है। पहले मैंने आपको एक पॉइंट लिखा दिया, उस पॉइंट को भी आप इन 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट में जोड़ लेना कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहां ये सेंटर इसका, ठीक है, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है इसकी वो आर है, ये ए और ये भी ए, ये 2a डिस्टेंस है, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों ही चार्जेस फील्ड में आते हैं। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा किसी ने भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो क्यों है। चार्ज जीरो हो गया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो हो गई सर, किसी ने पूछा क्या? नहीं ना, मैं खुद बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नॉन जीरो हो गई क्योंकि ये दोनों चार्ज थोड़े डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, थोड़े डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के फील्ड को पूरी तरह से काट नहीं पाते। तो कारण क्या हो गया? बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, because they are separated by a small distance due to which their electric field do not cancel each other। इसी वजह से उनके दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल नहीं हो पाई, इसीलिए वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी। अब सुनो मेरी बात, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है वो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कुछ ज्यादा ये ज्यादा बना देगा, ये कम बना देगा। क्यों? ये ज्यादा क्यों बनाएगा? क्योंकि यहां इसके पास में है, जितना पास में होगा उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा क्यों है? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दोनों ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही डिस्टेंस पर और चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस है तो ज्यादा फोर्स पास वाले पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो आपका ये वाला चार्ज है नेगेटिव क्यों, थोड़ा दूर है, ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वहां पर क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और वो Q प्लस Q के फेवर में रहेगा और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे हम। पहले निकालते हैं E1। E1 क्या है? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, बाय कह लीजिए या कह लीजिए ड्यू टू प्लस Q। ठीक है, अब देखो हमने कहा E1 में चार्ज का K आएगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा, कितना है? वो है Q, विच आई डिस्टेंस। अब हमारा जो कूलम्स फॉर्मूला है उसमें डिस्टेंस बिटवीन देम ही यूज करते हैं, कितनी है? वो इतनी है। ठीक है, लेकिन आपको x के टर्म्स में ना लिखकर उसे r के और a के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फ्रॉम ए डाइपोल गिवन आएगी और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस ये भी गिवन आएगा, इसलिए x के टर्म्स में ना लिखकर आपको इनके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, r और a के टर्म्स में। कैसे? अगर मैं इस पूरे r में से a को माइनस कर दूं तो इतनी डिस्टेंस बचेगी और जो x के बराबर है कि नहीं? आपको क्या करना है? x इक्वल हम लिख सकते हैं पूरी लेंथ r में से इसको माइनस कर देते हैं, इधर वाला क्या है? a है, तो r में से अगर a को माइनस कर दूं तो x की वैल्यू हो जाएगी, वही के बीच का सेपरेशन है। हम कह सकते हैं कि यहां पर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं r माइनस ए का स्क्वायर, ये आ गई आपकी E1। और E1 क्या है हम देखते हैं कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखिए Q0 और हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो ये क्या है आपकी
ये E1 है इस साइड, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, यानी कि इसकी वजह से तो इधर अट्रैक्ट होगा और इसकी वजह से ये इधर रिपेल होगा। तो आपकी सेकंड फील्ड रहेगी वो रहेगी आपकी E2, वो किसकी वजह से है, वो नेगेटिव Q की वजह से E2 फील्ड बन रही है। लिख देता हूं यहां पर, E2 क्या है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। ठीक है, अब उसके लिए क्या चाहिए आपको, यहां पर हमने देखा कि E2 इक्वल टू K चार्ज का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट, ये चार्ज है ये पॉइंट है, ये वाला, ये डिस्टेंस पता करनी है आपको, ये वाला फुल डिस्टेंस। यहां तक तो आ हो गई, आर में अगर मैं ये जोड़ दूं ये फुल डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। यहां पर मैं इसको लेता हूं एक्स डैश, तो एक्स डैश जो है वो क्या है, वो पूरा आर प्लस ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी एक्स डैश, यहां पर एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकता हूं के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर नेट वेक्टर फील्ड क्या रहेगी, हम यहां देख पा रहे हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, क्यों, क्योंकि इसका सेपरेशन छोटा है ना, इसलिए ज्यादा फोर्स बना सकता है अभी आपको, तो इसलिए नेट वेक्टर फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी E1 में से E2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, बड़े में छोटे माइनस कर देते हैं। अब दो कर देते हैं, अब देखो जो बड़ी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो डायरेक्शन जो बड़ी है उसके अलोंग ही आने वाली है, यानी कि E1 जो नेट फील्ड आएगी वो इधर ही आएगी E1 के अलोंग, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी थी इसकी वैल्यू छोटी है, जब E2 इसमें से घटेगा तो E1 की वैल्यू में से कुछ बचेगा, यानी कि जो डायरेक्शन E1 की है वही डायरेक्शन E2 की भी होने वाली है। वेरी गुड, है ना। तो हम डायरेक्शन बाद में लिखवा देंगे, पहले लिख लेते हैं, पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। E नेट इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू आपकी K Q R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस K Q R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये विजिबल है आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है क्या, अच्छा आप दोबारा लिख दूंगा ऊपर, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको E नेट इक्वल टू K Q यहाँ पर R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस K R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो विजिबल होगा। यहां से K Q कॉमन निकाल लेंगे, अंदर जो बचेगा वो बचा 1 R ए R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर लिखवाता हूं इसको। तो वहां पर दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो E नेट इक्वल टू K Q जो कॉमन आया था बाहर, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम आएगा वो मान लेते हैं आपका दोनों का प्रोडक्ट, इस तरह से। अब यहां पर इसको ऐसे
तुम चाहे तो ऐसे क्वेश्चन पे कर दो, क्या तुम चाहो तो करते हुए इससे ये कट जाए, इससे एलसीएम का ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ये वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आएगा ए प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का है, इससे एलसीएम का ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये होल्स को खोल लेंगे और इनके ऊपर होल्स को लगा देंगे इस तरह से, होल्स को खोलेंगे तो यहाँ पर तो इनटू में है ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2RA। ठीक है, वही आप फॉर्मूला बहुत आसान सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर हम जो आपको इस तरह से है, इसके पूरा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हम इसको बाहर इनके ऊपर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहां से हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया। यहां पर इन दोनों का ऊपर स्क्वायर है, इन दोनों के ऊपर मैंने स्क्वायर इस तरह लगा दिया होल ब्रैकेट करके। ठीक है, फिर मैंने देखा क्योंकि मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर r माइनस ए और r प्लस ए, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी के जैसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे एक्सपेंड कर देंगे, तो ई नेट इक्वल क्या आएगा, बाहर के क्यू है, वहां पर आर स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, क्योंकि प्लस का एक माइनस का ये भी कट जाएगा, इससे वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो चलो आपका 4RA। नीचे हम कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला है, ये वाला होल स्क्वायर। ठीक है, ई नेट हो गया आपका के, हम किस पर के, यहाँ पर Q 4RA, यहाँ पर आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं के क्यू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 RA। अब यहाँ पर हमने देखा था कि P जो होता है वो होता है 2QA, ये वाला 2Q ये वाला A मिलकर बन जाएंगे P, पढ़ सकते हैं। हाँ, E नेट इक्वल टू, अगर K ये तो हट गया, यहाँ पर अगर P, यहाँ पर बचेगा केवल 2R, 2 को पहले आगे लिखता हूं मैं, R को पीछे। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, तो R तो है ही, नीचे क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। ठीक है, फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट केस लगा लेते हैं, केस फर्स्ट। वो क्या है कि हमने देखा कि आर जो है वो डाइपोल से डिस्टेंस है। अगर भाई हम जानते हैं जो ये ए जो है वो क्या है, वो बहुत स्मॉल होती है, और हम आर को थोड़ा सा दूर लेते हैं, है ना। तो आर की डिस्टेंस होती है वो ज्यादा हो सकती है ए के कंपैरिजन में। इसीलिए हम पहला केस लेंगे, इफ आर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए, है ना। और जो ए स्क्वायर है
वो तो ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू हो जानी है। if r is very larger than a, then a square become very small, so it is neglected। इसे हम हटा देंगे, इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर को हटा दीजिए, तब देखते हैं क्या फॉर्मूला करके आता है। तो ई नॉट इक्वल टू क्या आएगा, यहां से हट जाएगा तो 2k पी आर इंटू ए की पावर 2, ये 2 और 2 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ए की पावर आर की पावर 4 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, ये इंटू हो जाएंगे, तो आपको हो जाएगा आर पावर 4। इस आर से एक आर कट जाएगा, हम काटेंगे, यहां से एक पावर कम हो जाएगी, तो 2k p अपॉन आर पावर 3, ये आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस के लिए। ठीक है, अब आपने देख लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या आ गया, जो न्यूमेरिकल्स यूज करना है आपको, वो है 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने लिखवाई दिया, वो क्या था, दूसरा पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कह सकते हैं, यहां पर मैं कहीं लिख देता हूं, इसको मिटाकर, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इज along the direction of dipole moment। ठीक है, यानी जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है, देखो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि ये आपकी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि डाइपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में है और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि आपने देखा था कूलम्स लॉ एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्स लॉ में आपने देखा था कि जो फोर्स होता है वो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, यानी कि फोर्स इनवर्स होता है r स्क्वायर के, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह है एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कौन सा, कूलम्स लॉ। बट यहां पर आप देख पा रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर k और p सब कांस्टेंट हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 1/r क्यूब, यानी इनवर्स ऑफ r क्यूब है, पावर 3 है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर 2 है, ये इनवर्स स्क्वायर है, ये इनवर्स क्यूब है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका एक और मतलब भी है, इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा जगह बनाओ, तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल decreases more rapidly as compared to electric field due to a charge on moving away from dipole। ये मैं लिखवा दिया है, हालांकि आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपसे नोट कर लेना अपने आपसे। यहां पर लिखवाया है कि डाइपोल इनवर्स स्क्वायर फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के थ्रू, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूक्लियर डाइपोल, वो डिस्टेंस की वजह से कि दूर जाते वक्त जब भी हम डाइपोल दूर जाएंगे तो उसकी वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉर्मल चार्ज। हम एक चार्ज लेंगे पॉइंट चार्ज, उससे हम थोड़ा सा दूर जाएंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 की वजह से चीजें बहुत जल्दी फास्टली डिक्रीज होंगी। मान लो अगर आप कहो यहां से आप 3 से 3 थी यहां वैल्यू और यहां पर भी 3 वैल्यू अगर रखें, इसका मतलब क्या है 9 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, और यहां पर 27 टाइम्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27। तो यहां पर 9 टाइम्स घटेगा, यहां पर 27 टाइम घटेगा, यानी कि बहुत ज्यादा घट रहा है। ठीक है, अगर आपसे लैंग्वेज में पूछ ले कि भाई हम 3 सेंटीमीटर दूर गए एक चार्ज से और 3 सेंटीमीटर दूर गए एक डाइपोल से, बताओ किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? पहले तो फील्ड बराबर थी, अब किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहां पर तो स्क्वायर फॉलो हो रहा है, यहां पर इनवर्स क्यूब फॉलो हो रहा है। उसकी वजह से जैसे जैसे हम डाइपोल से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पढ़ देता हूं यहां पर, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल डिक्रीज मोर रैपिडली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम ए डाइपोल। ठीक है, तो ये डाइपोल का एक मैंने पोर्शन करवा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट और एट ए एनी पॉइंट। ये 2 डाइपोल के अंदर और टॉपिक बचे हुए हैं, इनका डेरिवेशन मैं कल कर दूंगा, अभी तक के लिए काफी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कल मिलेंगे। आपने ये देख लिया होगा, अब आप इससे डाइपोल के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करना, हम आपको जब खत्म हो जाएगा तो हम भी आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।